गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकेंड बाद। रेडी, स्टार्ट। ईरान से आ रही ताज़ा खबरें लोकतांत्रिक भावनाओं में यकीन रखने वाले दुनिया भर के लोगों का उत्साह बढ़ाने वाली हैं। इन खबरों के मुताबिक वहाँ की नैतिकता पुलिस को भंग करने का फैसला हो गया है। हालांकि अटॉर्नी जनरल की तरफ से दिए गए इस आशय के वक्तव्य की न तो सरकार ने तत्काल आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है और न ही आंदोलनकारी फ़िलहाल इसे गंभीरता से लेने को तैयार हैं। ऐसा लगता है कि सरकार इस फैसले की आधिकारिक घोषणा से पहले यह देख लेना चाहती है कि इसका देश के लोगों पर अपेक्षित असर होगा या नहीं। दरअसल हिजाब लादे जाने के खिलाफ शुरू हुआ और पिछले करीब 2 महीने से जारी आंदोलन न केवल व्यापक रूप ले चुका है बल्कि इसकी मांगों का दायरा भी काफ़ी फैल चुका है। सरकार के कामकाज से जुड़े अन्य मुद्दे भी इसमें शामिल हो चुके हैं। संभवतः इसीलिए आंदोलनकारियों के नेतृत्व का एक हिस्सा कह रहा है कि सरकार के इन संकेतों का उसके लिए कोई खास मतलब नहीं है। जाहिर है ईरान के हालात आगे क्या मोड़ लेते हैं यह स्पष्ट होने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जो कुछ हो चुका है उसका लेखा जोखा भी इतना तो बता ही देता है कि ईरान की बहादुर महिलाओं ने पूरी दुनिया के सामने संघर्ष की एक नई मिसाल पेश कर दी है। 2 महीने पहले हिजाब कानून का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार की गई महसा अमीनी की कथित तौर पर पुलिस प्रताड़ना के चलते हुई मौत के बाद जिस तरह से महिलाएं सड़कों पर आईं और हिजाब के खिलाफ अहिंसक तरीक़ों से विरोध किया वह वाकई काबिले तारीफ़ है। हालांकि यह बात सही है कि 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से ही ईरान में तरह तरह की नैतिकता पुलिस अस्तित्व में आती रही है और यह भी कि नैतिकता पुलिस भंग होने का मतलब इस कानून का ख़त्म होना नहीं है। फिर भी प्रगतिशील और लोकतांत्रिक मूल्यों के पक्ष में लड़ी जाने वाली लंबी लड़ाई की श्रृंखला में यह जीत एक अहम कड़ी जरूर मानी जाएगी। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि हिजाब ईरानी महिलाओं के लिए दोनों तरफ से मारक साबित हुई है। रजा शाह पहलवी के शासनकाल का एक दौर वह भी था जब समाज को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से हिजाब को बैन कर दिया गया था। तब महिलाएं स्वेच्छा से भी सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब नहीं पहन सकती थी। बाद में इसे पहनना अनिवार्य कर दिया गया। इन दोनों ही अतियों से जूझती ईरानी महिलाओं ने अपने कठिन संघर्ष की कामयाबी से बताया है कि लड़ाई हिजाब की नहीं बल्कि अपनी मर्जी को स्थापित करने की है। उनकी यह संघर्ष गाथा निश्चित रूप से दुनिया भर की महिलाओं की ताकत बनेगी। अस्थिरता सदैव हितकारी नहीं रहती, खासकर जब बात बराबरी की हो। कुछ ऐसी ही हलचल आजकल देश और विशेषकर उत्तर प्रदेश में दिख रही है। यह प्रतिक्रिया मुसलमानों के पसमानदा वर्ग से संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
पसमानदा मुसलमानों को लेकर एक पहल की। फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पसमानदा मुसलमानों तक पहुंचने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित करने, उन्हें स्नेह और सम्मान देने के निर्देश दिए। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में बीते महीनों में कई कार्यक्रम आयोजित हुए, जिन्हें बीजेपी के पदाधिकारियों और मंत्रियों द्वारा संबोधित किया गया। भारतीय जनता पार्टी की इस मुहिम ने मानो ठहरे हुए पानी में पत्थर उछाल दिया। निस्संदेह यह बीजेपी की एक गंभीर कोशिश है। इस घटनाक्रम पर हलचल होनी स्वाभाविक है। तमाम प्रश्न उठाए जा रहे हैं, आखिर बीजेपी की इस पहल का निहितार्थ क्या है। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले कुछ बातें स्पष्ट कर लेनी होंगी। पिछले 2 लोकसभा चुनावों और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों में बीजेपी का विजय अभियान सीधे तौर पर मुसलमानों के समर्थन पर निर्भर नहीं रहा है। प्रधानमंत्री का मंत्र रहा है सबका साथ सबका विश्वास। मुसलमानों का एक नया वोट बैंक बनाने और उससे चुनावी लाभ लेने का मंतव्य भी बहुत अधिक नहीं चल पाएगा। फिर भी बीजेपी की यह पहल, जिसने देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक वर्ग को सीधे तौर पर सोचने पर मजबूर कर दिया है, उस पर अन्य स्थानों से प्रतिक्रिया आनी स्वाभाविक है। सीधे सीधे कह दिया जाता है कि इस्लाम में जाति का कोई स्थान नहीं है, सब बराबर हैं। मोटे तौर पर यह बात सच भी है, लेकिन इसमें भी दो राय नहीं है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सदियों से हिंदुओं के साथ सह अस्तित्व में रहते आए मुसलमानों में जाति व्यवस्था प्रचलित ही नहीं हुई, बल्कि उनके समाज का एक हिस्सा बन चुकी है। देश में रहने वाले हिंदुओं के साथ अधिक सामाजिक सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए हैं। ऐसे में परंपरागत जाति व्यवस्था को वे भी स्वीकार करते हैं। इसी आधार पर मुसलमानों में 3 वर्ग उभर आए हैं: अशराफ, कुलीन, अजलाफ। पसमानदा अर्थात पिछड़ा और अर्जाल अति पसमानदा या अति पिछड़ा। पसमानदा की अनुमानित संख्या कुल मुसलमानों का 80 से 85% है। इनका वर्गीकरण काफ़ी हद तक इनके पेशे के आधार पर है, जैसे नाई, कुम्हार, बुनकर, धोबी इत्यादि। आमतौर पर इनमें से अधिकांश जातियां अन्य पिछड़ा वर्ग में समाहित हैं। इसलिए मुसलमानों में पसमानदा कोई एक खास जाति नहीं होकर एक पूरा समूह है जो पिछड़ेपन के कारण इनमें सम्मिलित है। निस्संदेह जो पिछड़ा है उसे आगे बढ़ने और स्वयं को स्थापित करने का पूरा अधिकार है। इस प्रयोजन में किसी भी धर्म या समुदाय को नहीं रखा जा सकता है। देश में हर वर्ग को इस लिहाज से अवसर मिलना ही चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि आम तौर पर इन अवसरों का अधिक लाभ मुसलमानों में अभिजात वर्ग अशराफ को मिला। पसमानदा मुसलमान पिछड़ता चला गया। अशराफ वर्ग संख्या में पसमानदा मुसलमानों से कम है, लेकिन उसने मुस्लिम राजनीति पर अपनी पकड़ बनाए रखी। कुछ मुद्दे जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ, बाबरी मस्जिद पर अधिक बल दिया, लेकिन रोजी रोटी और शिक्षा को
उतना महत्व नहीं दिया। स्टॉप।